सोचो आप एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ राजा महाराजाओं का राज है। वहीं आप उन्हीं राजाओं में से किसी एक का नाइट हो। और एक दिन आप जब युद्ध में लड़ने जाते हैं तो एक आदमी अचानक ही आता है और आपको मार जाता है। और विडंबना यह है कि आप सेम दिन वापस जिंदा हो जाते हो। और ऐसा एक बार नहीं, 10 बार भी नहीं, 50 बार भी नहीं, कई बार होता है, पर आपको कारण ही पता नहीं। आप हर बार ग्रिम रीपर से मिलते हो, लेकिन एक बार भी वो आपको अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं होता। बताइए ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सोच नहीं पा रहे हो ना? हमारी आज की कहानी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां हमारा एमसी जितनी बार भी मरता है वो उतनी बार ही जिंदा हो जाता है। बाद में जब उसे इसका कारण पता चलता है तो वो कसम खाता है जब तक वो उस बंदे को मार नहीं देता तब तक हार नहीं मानेगा। मेरी मानो स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोर महसूस हो, और जैसे जैसे स्टोरी को आप देखते जाओगे कहानी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। इसीलिए थोड़े से सब्र के साथ देखना। कहानी की शुरुआत एक वॉरियर से होती है जो कि अपने स्वाद को लेकर किसी को मारने के लिए आगे जा रहा होता है। वहीं उसके सामने खड़ा पर्सन सोच रहा था, एक परफेक्ट थ्रस्ट 17वीं बार मेरी तरफ आ रही है और मैं फिर से मरने जा रहा हूँ। इसी के साथ वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही उसके सामने वाले बंदे का स्वाद उसके अंदर जाता है तो वो भयंकर तरीके से दर्द में चिल्लाते हुए सोचता है, काश मैं थोड़े से और तेजी के साथ अपने स्वाद को घुमाता। अगर मैंने थोड़ी सी और कोशिश की होती तो आज मैं जिंदा रहता। ये सब सोचता हुआ वो वहीं पर मारा गया था। बाद में जब वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पहुंचता है तो उसके पास ग्रिम रीपर आते हुए कहता है, तुम्हारी मेहनत एक बार फिर से बेकार रही। चलो बेवजह के प्रयास को छोड़ो और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो। तुम कभी भी उस दीवार और निराशा को पार नहीं कर सकते। जो सुनता हुआ हमारा एमसी वो कुछ भी नहीं कहता और अंदर ही अंदर वो काफी ही ज्यादा गुस्से में होता है, जिसके साथ ही सीन चेंज होता है और समय का पहिया वो वापस सेम दिन पर आकर अटक चुका था। हम देखते हैं हर बार की तरह सुबह सुबह सभी को उठाने के लिए कोई बर्तन को पीट रहा था। वहीं हम अपने एमसी को देखते हैं जो जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके बगल में बैठा हुआ कोई दूसरा पर्सन कहता है, चलो तुम आखिरकार टाइम पर उठ ही गए। तो हमारा एमसी वो कहता है, रैम तुम्हारे जूते में कीड़ा है। जो सुनता हुआ वो बंदा जब अपने जूते के अंदर देखता है तो वाकई में उसके अंदर एक कीड़ा था, जिसे देखता हुआ वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है, भैंस की टांग, तुम गंदे कीड़े कहेंगे, दूर हट जाओ मुझसे। इतना बोलते हुए वो उस कीड़े को वहीं पर कुचल देता है। बाद में वो हमारे एमसी से कहता है, अब मुझे ये मत बताना कि तुम मुझसे मजाक करने के लिए उस कीड़े को यहाँ पर रखा था। हमारा एमसी जिस पर बताता है, बकवास करना बंद करो, मैंने बस उसे अचानक ही देख लिया था। इतना बोलते हुए वो अपने मन में सोचता है, ये 18वीं बार है जब मैं उस कीड़े को मरते हुए देख रहा हूँ। पता नहीं और कितनी बार मैं उस कीड़े को ऐसे ही मरता हुआ देखूंगा इस दिन के खत्म होने तक। इसी के साथ वो अपने पास्ट के बारे में बताता है, मैं अपनी छोटी उम्र में ही स्वॉर्ड को उठा लिया था। हालांकि मैंने स्वॉर्डमैनशिप अपने शहर से गुजर रहे एक रिटायर्ड मर्सनरी से सीखा था, और जब मैंने उसे हरा दिया तो उसने कहा, रिमार्केबल एंड ग्रेट, यदि तुम पहले से ही इतना कैपेबल हो तो तुम नाइट बन सकते हो। यही कारण था जो मैं नाइट बनने का सपना देखने लगा, जो कि अकेला ही युद्ध को पलटते हुए हजारों दुश्मनों को गिरा सकता है। मैंने सोचा था नाइट बनने के बाद मेरी जय जयकार होगी, हर जगह मेरा नाम होगा। और हम देखते हैं उसके इस नाइट वाले सपने के बारे में बाकी लोग सुन हंसते हुए बात कर रहे थे, बेवकूफ कहीं के, तुम नाइट बनने का सपना देखते हो लेकिन एक आवारा कुत्ता से भी डरते हो। आखिर तुम्हारे जैसे डरपोक मर्सनरी को कौन ही हायर करेगा? उन लोगों की बातों को सुनता हुआ हमारा एमसी सोचता है, मैंने नाइट बनने के लिए घर को छोड़ दिया और मर्सनरी बैंड को ज्वाइन कर लिया। पर ज्यादा समय नहीं लगा मुझे ये एहसास हुए कि मेरे अंदर कोई भी पार्टिकुलर टैलेंट नहीं है। हालांकि ये झटका मुझे गिरा नहीं सकता। मुझे यकीन था कि मेरी मेहनत मुझे धोखा नहीं देगा। मुझे विश्वास था कि समय के साथ मैं अपनी इस कमी को दूर कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने सब्र और प्रयास के साथ अनुभव प्राप्त किए, तब तक जब तक कि मेरी स्ट्रेंथ और स्टेमिना इतना नहीं बढ़ गया कि दूसरों ने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और जब मुझे लगने लगा कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और अब फाइनली मैं नाइट बन सकता हूँ, उसी समय मेरे सारे आशा जल गए और उससे निकली राख को निराशे से निकली बाढ़ ने अपने साथ बहाकर ले गया। क्योंकि एक लड़का जो कि गांव में रहता था वह रास्ते से गुजर
गुजरते हुए जब मुझे डुअल के लिए चुनौती दे तो मैं बुरी तरह हार गया। हम देखते हैं वो बच्चा बोल रहा होता है, तुम बहुत कमजोर हो मिस्टर। वह केवल 12 साल का था और उसने केवल 6 महीने पहले ही स्वॉर्ड को उठाया था, जबकि मैं 10 सालों तक तब तक कड़ी मेहनत की जब तक कि मेरे हाथों में फफोले नहीं निकल गए। पर फिर भी मेरे स्किल को केवल 6 महीने का टैलेंट ने चींटी की तरह कुचल दिया। यह कड़ी मेहनत सच में इतनी बेकार है या मेरे लिए वाकई में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। कुछ कितना बोलते ही हम आसमान को देखते हैं, कुछ तो होना शुरू हो चुका था। जबकि दूसरे सीन में हम फिर से उसे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी कहानी बताते हुए कहता है, मैं हमेशा से एक नाइट बनना चाहता था, चाहे फिर भले ही सबने मेरा मजाक उड़ाया, पर फिर भी मैंने अथाह मेहनत की, यहाँ तक कि दूसरों से कम सोया और सारा समय अपनी ट्रेनिंग को दिया और बार बार इस उम्मीद में कोशिश करता गया कि भले ही मैं नाइट न बन सकूं, लेकिन कम से कम एक अनुभवी सैनिक तो बन जाऊंगा। और तब से अब तक 3 साल बीत चुके हैं और अब मैं साइप्रस डिवीजन का, चौथे कंपनी का, चौथे प्लेटून का, चौथे स्क्वाड का लीडर बन चुका हूँ, जो कि सेना का सबसे निचले रैंक में आता है। भले ही ये ग्लैमरस नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी ट्रेनिंग को धन्यवाद देना चाहूंगा। हम देखते हैं वो कहीं पर एक बंदे से बोल रहा था, है सचिन। तो वो बंदा बोलता है, हाँ सर। हमारा एमसी कहता है, क्या तुम आज मेरी सुबह की ड्यूटी को ले सकते हो? वो बंदा जिस पर उसकी तरफ एक अजीब सी नजरों से देखता है, बाद में वहाँ से जाते हुए कहता है, जैसा आप चाहे। रैम उसे इस तरह देख कहता है, क्या तुमने उसकी शक्ल को देखा? कमीना कहेगा। तो हमारा हीरो वो कहता है, रैम। जिस पर वो बंदा बोलता है, क्या तुम फिर से अपना गंदा काम मुझसे करवाने वाले हो? जो सुनता हुआ एनक्रीड कहता है, मैं सीखना चाहता हूँ बीस्ट हार्ट फिर से। जिस पर रैन पहले तो हैरान होता है, बाद में हंसते हुए कहता है, क्या सही में? पर तुम तो पहले भी कोशिश की थी और बाद में हार मान ले, क्या तुम फिर से ऐसा करने वाले हो? जिसका जवाब एनक्रीड कुछ भी ना देते हुए अपने मन में सोचता है, मेरे और उसके बीच की लड़ाई में जब मैं पहली बार मरा था, तब से मैं बार बार मरता हुआ जा रहा हूँ और हर बार मैं जाकर रैम से बार बार बीस्ट हार्ट को सीखता हूँ। हालांकि तब भी मैं एक बार भी उस बंदे के स्वॉर्ड के नोक को नहीं देख पाता जो कि मुझे मारता है। लेकिन आज का दिन अलग होगा। इसी के साथ कुछ समय बाद हम देखते हैं भयंकर युद्ध दोबारा शुरू हो चुकी थी और हमारा एकरिन वो लड़ते हुए सोच रहा था, यह 21वीं बार हो जाएगा जब मैं उसका सामना करूंगा। इससे पहले मैंने जितनी बार भी उसका सामना किया है, उन सभी को मैंने याद कर लिया है। हम देखते हैं जब पीछे से एक भाले का अटैक होता है तो वो अपने गर्दन को ऊपर उठाते हुए बचता है, लेकिन उसी समय एक और भाला उसकी ओर जब आता है तो वो अपने शील्ड को सामने लाता हुआ बचता है। उसके बाद वो अपने पीछे एक दूसरे बंदे की तरफ देखते हुए सोचता है, वो हर बार मर जाता है लेकिन इस बार नहीं। इतना बोलते हुए वो उस पर आने वाले अटैक को खुद जाकर रोक देता है, लेकिन इतने में ही कोई दूसरा बंदा आकर उस बंदे को मारने ही वाला था। तभी वो एकदम से ही उसके पास पहुंचकर उस बंदे का सर ही उसके धड़ से अलग कर देता है। साथ ही वो सोच रहा होता है, चलो मैंने इसे तो बचा लिया, अब केवल आखिरी चीज बची है। इतना बोलते हुए जब वो अपने पीछे देखता है तो हम देखते हैं एक बंदा किसी को बुरी तरह मार रहा था। बाद में वो अपने स्वर को बाहर निकालते हुए एकरिन की ओर देखते हुए भयंकर लुक को देता है और फिर सीधे उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। तो एकरिन वो अपने मन में सोचता है, इस बंदे ने अपने स्वर को 20 बार मेरे गर्दन में धसाया है, लेकिन इस बार मैं सरवाइव करके ही रहूंगा। यही सब सोचता हुआ वो रैम की बातों को याद करता है, जो कि उसके साथ ट्रेनिंग करते हुए कहा था, तुम हमेशा अपनी आंखें क्रिटिकल मोमेंट पर बंद कर लेते हो। इतना बोलते हुए वो एकदम से ही जब अपनी कुल्हाड़ी को उसके गले के पास ले जाता है तो एकरिन फिर से अपनी आंखें बंद कर लिया था, जिसके चलते रैम कहता है, देखा यदि तुम ऐसा बैटलफील्ड में करोगे तो पक्का मरोगे, इसीलिए अपने अंदर हिम्मत ला और किसी भी परिस्थिति में संयम को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा आदमी बनना है जिसके सामने मौत कोई मायने नहीं रखते, जैसे कोई जंगली बीस्ट। यही सब सोचता हुआ प्रेजेंट में एकरिन उस बंदे को अटैक करता हुआ देख रहा होता है और उसका स्वॉर्ड जब उसकी आंखों तक पहुंच जाता है तभी वो अपनी आंखें नहीं बंद करता, बल्कि वो सोच रहा होता है, जंगली बीस्टों के सामने मौत कोई मायने नहीं रखते, फिर मैं क्यों मौत से डर रहा हूँ? मुझे भी
बिल्कुल भी डरना नहीं है, मौत ही है जो मुझे मजबूत बना रही है। ये सब सोचता हुआ जब वो उसके अटैक से बचता है तो उसका दिल वो जोरों से धड़क रहा था, जिसके चलते वो कहता है फाइनली अंततः 21वीं बार में मैंने डॉज कर ही दिया। इतना बोलते हुए जब वो पलटकर उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं वो बंदा भी उसके गर्दन को ही सीधे निशाना बनाया था। और फिर इससे पहले कि एक्रिन का स्वाद उसके पास पहुंचे उससे पहले ही वो उसके गले को चीर डाला था, जिसके चलते एक्रिन भयंकर दर्द में बिना आवाज के वहीं पर मारा गया होता है। इसी के साथ जब वो वापस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जाता है तो गिरिम रीपर उससे कहता है तुम फंस चुके हो, एक ही दिन को बार बार दोहराने के लिए तुम्हें अभिशापित किया गया है। तुम हमेशा इसी तरह सफर और निराशे में जियोगे, इसीलिए अब सरेंडर करो और बोट पर चढ़ो और अपने आप को कमजोर मानते हुए अनंत शांति में आराम करो। जो सुनता हुआ एंकरीन वो कहता है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला और तुम बाहर में जाओ हरामखोर कहेंगे। इतना बोलते हुए वो अपने मन में सोचता है इस बार मैंने उसके स्वॉर्ड के नोक को देखा और उसे चकमा भी दिया। इसी के साथ सीन चेंज होता है और वही दिन दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर किरैम एंकरीड से बोल रहा था चलो तुम समय पर जाग चुके। जो सुनता हुआ एंकरीड अपने मन में सोचता है यह 22वीं बार है और मैं फिर भी कोशिश करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं भयंकर युद्ध दोबारा शुरू हो चुकी थी और सभी एक दूसरे को मारने लगे थे। वहीं हम एंकरीड को देखते हैं जो कि उसी बंदे का सामना करते हुए सोच रहा था यह 33वां दिन है, मैं इसे अब पूरी तरह से देख सकता हूँ, बस मुझे उसके अटैक करने से पहले सामने से हटना होगा। यही सब सोचता हुआ जब वह वापस मुड़कर उस बंदे की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उसी समय वो बंदा काफी ज्यादा स्पीड के साथ उसके गले को अपने शॉर्ट से काट दिया था। और चूंकि एंकरीड ने भी अभी तक काफी इम्प्रूवमेंट कर ली थी तो वो बंदा उसे एक ही बार में नहीं मार पाता और एंकरीड वो जमीन पर गिरते हुए सोचता है तेरे के वो काफी ज्यादा तेज है। हम देखते हैं उसके गले में जो लॉकेट था वो उसके गले कटने के साथ ही टूटकर नीचे गिर चुकी थी, जिसे देखता हुआ वो अपनी पुरानी बातें याद करता हुआ कहता है जब मैं एक मर्सनरी था तो मैंने एक बार कुछ मॉन्स्टरों को मारने के जॉब को एक्सेप्ट किया था, हालांकि उस जॉब को मेरे लिए उस समय पर लेना कोई जरूरी नहीं था। और चूंकि ये एक छोटे से गाँव से रिक्वेस्ट था जहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने उनकी मदद की, क्योंकि मैं एक नाइट बनने का सपना देखता था जिसका काम ही होता है कमजोरों की मदद करना। हम देखते हैं उस गांव के लोगों ने उनकी जान बचाने के लिए यही लॉकेट को उसे देते हुए कहा था हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हम तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे सकते, ये तुम्हारी सबसे प्रिवेंट विश को पूरी करेगी। जिसे देखता हुआ एंकरीड को उस समय पर ये बहुत छोटा सा रकम लगा था अपनी जान को जोखिम में डालने के बदले में, और फिर भी उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। और अभी वो उसी चार्म को देखते हुए सोच रहा होता है या ऐसा हो सकता है कि यही चीज हो जो मुझे एक ही दिन को बार बार जीने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि मैं अपने नाइट बनने के सपने को पूरा कर सकूं। वो ये सब सोच ही रहा था उतने में उसे मारने वाला बंदा उसके पास आते हुए कहता है मुझे तुम बहुत ही दर्द में दिख रहे हो, चलो मैं तुम पर अपने दया को दिखाते हुए तुम्हें इस दर्द से मुक्त कर देता हूँ। जो सुनता हुआ एनक्रेड घबराते हुए बिना आवाज के अपने मन में सोचता है दया तुम सन की पागल हरामखोर साइको सैनिक कहेंगे, बस तुम लोगों को मारने में एंजॉयमेंट को महसूस करते हो। इससे आगे वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो बंदा उसके गले के अंदर एक बार और अपने स्वर्ग को घुसा दिया था और उसे वापस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भेज दिया होता है, जहाँ से एनक्रेड जब वापस आता है तो वही दिन दोबारा रिपीट होना शुरू हो चुका था, जहाँ पर एनक्रेड युद्ध की तैयारी के लिए दोबारा जाते हुए रैम से कहता है तुम्हारे जूते में कीड़ा है, जिसे देख रैम काफी ज्यादा घबरा चुका था। बाद में एनक्रेड पर चिल्लाते हुए कहता है ये किस तरह का पागलपन है, तुमने अब मजाक करने की सीमा को पार कर दिया है। तो एनक्रेड उस कीड़े को कुचलते हुए कहता है बकवास करना बंद करो और चलो बाहर आ जाओ और मुझे बीस्ट हार्ट को सिखाओ। जो सुनता हुआ रैम वो कुछ भी नहीं बोलता, जिसके थोड़े समय बाद जब वे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम देख पाते हैं रैम ने काफी खतरनाक अटैक को एनक्रेड पर किया होता है, लेकिन इस बार वो घबराता नहीं और किसी तरह उसके अटैक को अवॉइड करता है, जिसे देख रैम भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया था। बाद में उससे कहता है आखिर तुम एक ही रात में ऐसा क्या कर लिया जो तुम रातों रात इतने निडर बन गए। तो एनक्रेड बताता है मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जिस पर रैम कहता है
क्या ट्रेनिंग? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अपने आप ट्रेनिंग से सीख सकते हो। ये हमारे ट्राइब का सीक्रेट टेक्निक है जिसे तुम्हें कोई दूसरा भी नहीं सिखा सकता। एनक्रीड जो कि सुन वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम भी किस बात को लेकर बैठ गए? बस मैंने इधर उधर से सीख लिया है। न बोलते हुए वो अपने स्वॉर्ड को उठाता है और उससे कहता है, चलो एक स्पेयर करते हैं। रैम जिस पर पहले से भी ज्यादा हैरान हो चुका था, बाद में वो कहता है, बहुत खुशी से। इसी के साथ जब वो दोबारा एनक्रीड पर अपने कुल्हाड़ियों के साथ अटैक करता है तो हम देखते हैं एनक्रीड डरते हुए किसी तरह उसके अटैक से बचा था और इसी तरह वो 2-4 बार और रैम के अटैक को अवॉइड करता है। तो रैम एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या बात है, तुम तो मेरे सभी अटैकों को अवॉइड करता हुआ जा रहे हो, आखिर तुम ऐसा कर कैसे रहे हो? एनक्रीड जो सुनता हुआ उसके अटैकों को चकमा देते हुए सोचता है, मैं केवल एक ही तरह के स्वॉर्डमैनशिप को जानता हूँ जो कि है वेलन मर्सनरी स्टाइल। यह वेलन नाम के मर्सनरी के द्वारा बनाया गया अनकन्वेंशनल स्टाइल है। कुछ लोग इसे सस्ती चाल के रूप में भी देखते हैं जो कि काफी शर्मनाक है, लेकिन मेरे लिए यह मेरा सबसे अच्छा चाल है। इसी के साथ वो अपना एक कदम पीछे की ओर करता है। उसके बाद वो सेम जिस बंदे ने उसे बार बार मारा होता है उसके ही स्टाइल में जब अपना स्टैब करता है तो रैम बड़े ही आसानी के साथ उसके स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है, जिसे देखता हुआ एनक्रीड हैरानी में अपने मन में सोचता है, अब ये क्या था? मैं बिना जाने ही उस बीमार कमीने के स्टाइल को कॉपी करने लगा। क्या इसीलिए क्योंकि मैं सेम अटैक से बार बार मारा जा चुका हूँ? इतने में ही रैम उसे देखते हुए कहता है, अरे यार, यह तुम्हारा अभी तक का सबसे बेस्ट अटैक था। हालांकि फिर भी ये कुछ ऐसा नहीं था जो होना चाहिए। जो सुनता हुआ एनक्रीड जब उसकी तरफ खामोशी से देखने लगता है तो वो बताते हुए कहता है, तुम्हें देखते हुए ऐसा लगता है तुम खुद पर बहुत ही ज्यादा संदेह करते हो। तुम केवल ये सोचते हो कि यदि ये अटैक हिट ना होगा तो मैं क्या करूंगा, जबकि तुम्हें इससे बचने के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए अब तुम मर चुके हो। जिस समय तुमने अपने स्वॉर्ड को खोया उसी समय। जो सुनता हुआ एनक्रीड अपने आप को देखते हुए सोचता है, क्या वाकई में लगता है कि मैं समझ चुका हूँ उसके बोलने का क्या मतलब है। उसके और मेरे बीच के थ्रस्ट का अंतर केवल एक है, मेरे विश्वास में कमी। मुझे उसे मारने के पूरे विश्वास के साथ हमला करना होगा। यही सब सोचता हुआ जब वह दोबारा अपने थ्रस्ट को करता है तो रैम वो फिर से उसके स्वॉर्ड को दूर फेंक दिया था, जिसे देखता हुआ एनक्रीड को उसी बंदे की बातें याद आता है जो कि बोल रहा था, मैं तुम पर दया दिखाऊंगा और तुम्हें इस भयंकर दर्द से मुक्त कर दूंगा। इन्हीं सारी बातों को याद करता हुआ वो जोरों शोरों से जितनी बार भी युद्ध में मरता उन सारी बातों को याद करता हुआ अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन 111वीं बार मरने के बावजूद भी वो अभी तक उस बंदे को नहीं हरा पाया होता है और हर बार जितनी बार भी उसे लगता है कि अब वो इस बार उस बंदे को मार डालेगा, उतनी बार ही वो फेल होता है और उस बंदे के हाथों खुद ही मारा जाता है। और ऐसे ही करते करते 127वां दिन भी गुजर जाता है, जहाँ पर कि वो बंदा सेम बातों को बोलता हुआ, मैं तुम पर दया दिखाऊंगा और तुम्हें इस भयंकर दर्द से मुक्त कर दूंगा, मार डालता है। इसी के साथ 124वां दिन भी पूरा हो चुका था और एनक्रीड गुस्से के साथ काफी फ्रस्ट्रेटेड होने लगा होता है। हालांकि इतनी बार बार मरने के बाद वो इम्प्रूवमेंट भी बहुत तेजी से कर रहा होता है, जिसके चलते इस बार वो रैम को चौंकाने में कामयाब रहा और उसे पीछे धकेल देता है। तो एनक्रीड वो बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारे हाथों से ब्लड बाहर आ रहा है और फिर भी तुम क्यों हंस रहे हो? जिसका कोई भी जवाब ना देते हुए एनक्रीड वो अपने मन में सोचता है, फाइनली उस हरामखोर कमीने साइको सैनिक के थ्रस्ट को मैंने पूरी तरह मास्टरी कर ली है। इसी के साथ जब वो युद्ध में फिर से जाता है तो उसी सैनिक का सामना करते हुए वो सोचता है, बस मुझे थोड़ा सा और तेज होना है उसे मारने के पूर्ण इच्छा के साथ। हम देखते हैं जब उसका स्वाद उस बंदे के पास जाता है तो वो बंदा अपने सर को साइड में करता हुआ बचता है, लेकिन उसका स्वाद एनक्रीड के गले को आर पार कर दिया था, जिसके चलते एनक्रीड वो मरते हुए सोचता है, मेरा पहला हमला असफल नहीं होता अगर मैंने अपनी आंखें खुली रखकर अपने स्वॉर्ड को कसकर पकड़ रखा होता तो। इसी के साथ हम देखते हैं वो सैनिक उसके सीने पर अपने पैरों को रखते हुए कहता है, तुम बहुत ही दर्द में लग रहे हो, चलो मैं तुम पर दया करूंगा। और तो उसकी बातों को काटते हुए एनक्रीड बोलता है, कल। जो सुनता हुआ वो बंदा भी हैरान हो चुका होता है, यह दिन तुम याद रखना, कल तुम्हारी मौत निश्चित रूप से मेरे हाथों होगी। जो सुनता हुआ वो सैनिक पहले तो क्रीपी स्माइल करता है, बाद में उसके गले के अंदर अपने स्वॉर्ड को दोबारा घुसाते हुए कहता है, मरने के बाद कोई भी कल नहीं आता। इसी के साथ हम देखते हैं एनक्रीड का लॉकेट दोबारा चमकता है और फिर से नया दिन आ चुका था।
लेकिन सेम जहाँ पर कि एनक्रीड रैम के जूते से निकल रहे कीड़े को कुचलते हुए कहता है, मैंने बस उसे अचानक ही देख लिया था। जो सुनता हुआ रैम भी हैरान था। बाद में वो उससे कहता है शुक्रिया। तो एनक्रीड वो बोलता है, फिर मुझे अपने ग्रेटिट्यूड को पेश करो सुबह के तुम्हारी ड्यूटी को पूरा करने के लिए। जिस पर रैम वो बोलता है, तुम कितने बेशर्म हो। एनक्रीड जो सुनता हुआ कुछ भी नहीं बोलता और सीधे कैंप से बाहर निकलते हुए एक बंदे से कहता है, हे बड़े आंखों वाले, मेरे लिए कवच, ढाल और खंजर लेकर आओ, मैं तुम्हें इसके लिए बाद में पे कर दूंगा। जो सुनता हुआ वो बंदा एक अजीब से चेहरे के साथ बोलता है, क्या बाद में? तुम्हें पता है ना मैं अपना पेमेंट तुरंत ही लेता हूँ, लेकिन केवल इस बार तुम हो तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तो उसके पीछे से रैम आते हुए कहता है, यह हमारे कॉर्पोरल की बिल्कुल भी पर्सनालिटी नहीं है, वो कभी भी किसी को इस तरह ऑर्डर नहीं देता। जो सुनता हुआ वहीं बगल में बैठा हुआ अजीब सा बंदा कहता है, सही कहा, क्योंकि तुम ही लोग थे जो हमेशा उस पर अपनी जिम्मेदारियों को डाल देते थे जैसे वो कोई बेवकूफ हो। जिस पर रैम वो कहता है, या तुम मेरी कुल्हाड़ी को अपने सर में चाहते हो। इसी के साथ वे सभी युद्ध में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वहीं पीछे खड़ा बड़ा सा बंदा भगवान को दुआ करते हुए कह रहा था, हम पर अपने आशीर्वाद को बनाए रखना। जबकि रैम वो सोच रहा होता है, कॉर्पोरल के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मैंने कभी भी इससे पहले उसे इतना ब्लड थर्स्टी नहीं देखा। हम देखते हैं एनक्रीड वो काफी ज्यादा सीरियस होता है आज के युद्ध को लेकर, और फिर युद्ध में जाने से पहले अपने प्रैक्टिस को करते हुए सोच रहा होता है, मैं जितनी बार भी मरता हूँ उतनी बार ही मुझे असहनीय दर्द महसूस होता है। या हो मैं हजारों प्रयास के बावजूद भी जीत ना पाऊं और किसी भी रास्ते को नहीं ढूंढ पाया, तो क्या मैं अगली सुबह भी यहीं पर आऊंगा या फिर एक नया दिन होगा? धत्तेरी के, मैं अब काफी इम्प्रूव कर चुका हूँ, अब मुझे शांत हो जाना चाहिए। मुझे केवल इस दीवार को पार करना है। मैं बार बार एक ही दिन को दोहराते हुए बीस्ट हार्ट को मास्टर कर लिया है। अब चाहे जो भी हो जाए मैं इस दीवार को पार करके ही रहूंगा। इसी के साथ जब वो दोबारा उस थ्रस्ट को करता है तो हम देखते हैं फाइनली जिस पेड़ को वो वर्षों से टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था उसे इस बार वो फाइनली कर ही लेता है। यानी कि उस बीमार सैनिक के थ्रस्ट को उसने पूर्ण रूप से मास्टरी हासिल कर ली थी, जिसके चलते अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि आज जब वो बीमार सैनिक उसके सामने आएगा तो वो पक्का उसके हाथों मारा जाएगा। इसी के साथ थोड़े समय बाद हम देखते हैं युद्ध शुरू होने की घोषणा शुरू हो जाती है और देखते ही देखते सभी एक दूसरे को मारने लगे थे। वहीं हम एनक्रीड को देखते हैं जो कि अपने भाग्य को धन्यवाद देते हुए सोच रहा था, कोई भी खास टैलेंट न होने के बावजूद भी इतने समय तक मैं जिंदा रह गया। धन्यवाद मुझे तैयार करने के लिए, मेरे भाग्य और मेरा सब्र। इसी के साथ वो बताता है, 46वें दिन क्लब वाले ने मेरे बाएं कंधे को कुचल दिया। 47वें दिन जब मैंने उसे चकमा देने के लिए लुढ़का तभी कोई दूसरा बंदा आकर मेरे सर को कुचल दिया। तो दूसरे दिन मैंने मुड़कर उसे पहले मारा, जबकि 71वां दिन किसी ने मेरे नीचे से पैर ही काट दिए। इसीलिए मैंने अगले दिन अपने पैर को पहले सुरक्षित किया और उस बंदे को उसी समय मार दिया जब उसने मेरे पैर को काटने आया था। वही 89वें दिन मैं उड़ती हुई कुल्हाड़ी से मारा गया। इसीलिए अगर मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो निश्चित रूप से मेरे और बीमार सैनिक के बीच हस्तक्षेप करेगा। तो चलो पहले इसे ही खत्म कर दे हैं। वैसे भी अब ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतना बोलते हुए वो पहले उसी बंदे को मारता है। बाद में जब वो अपने पीछे देखता है तो वही बंदा उसके पीछे आ चुका था, जिसे कि वो हर बार बचाता है और इस बार भी उसे बचाते हुए सोचता है यह फाल्कन क्लॉ नामक तीरंदाज है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है उसके पीछे जाने का। ये सब बोलता हुआ वो पीछे से आ रहे बंदे का सर वहीं पर काट देता है। बाद में वो कहता है, चलो अब समय आ चुका है अपने सबसे बड़ी दीवार का सामना करने का। हम देखते हैं उसका सबसे बड़ा दीवार यानी कि वही बीमार सैनिक उसी की ओर आ रहा था और वो काफी ज्यादा रेज में लग रहा होता है, जिसे देखता हुआ एनक्रीड भी पूरी तरह से सीरियस हो चुका होता है। और जब ये दोनों ही एक दूसरे के पास आते हैं तो हम देख पाते हैं बिना एक पल को गवाए हुए वो बीमार सैनिक एकदम से ही एनक्रीड पर हमला कर दिया था, जो कि इतना पावरफुल होता है कि एनक्रीड जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और वो किसी तरह खुद को संभालता है और तुरंत ही टूटे हुए ढाल को वहीं पर छोड़ पीछे हटते हुए सोचता है, मैं केवल थ्रस्ट करके और डॉज करके कभी भी नहीं जीत सकता। मुझे इस लड़ाई को जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक खींचना पड़ेगा, क्योंकि वह निश्चित रूप से एक मास्टर फाइटर है। वही वो बीमार सैनिक एनक्रीड को देखते हुए सोच रहा होता है,
तेरे के वो अचानक ही अटैक करते करते ब्लॉक कर दिया। हम देखते हैं उसे इतना चौंका हुआ देख एनक्रीड तुरंत उस पर हमला करते हुए सोचता है वह भले ही किसी जीनियस की तरह है और अनुभव में कमी होने के कारण वो बहुत ही जल्दी घबरा जाता है। यही सब सोचता हुआ वह उसे पीछे धकेलने के बाद अपने पैरों से मिट्टी को उड़ाता है और उसके पूरी आंखों को भर दिया था, जिसके चलते वो बंदा जैसे ही अपने गार्ड को डाउन करता है वैसे ही एनक्रीड पूरी तरह से तैयार हो चुका था उसके सर को अलग करने के लिए। लेकिन वो बंदा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो तुरंत ही खुद को संभालता है और अपने अटैक को करते हुए जैसे ही एनक्रीड के गले के अंदर अपने शॉट को डालने वाला था उसी समय एनक्रीड बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ अपने गर्दन को साइड करता है और उसके अटैक से बच गया होता है। तो वो बंदा फिर से पीछे की ओर मुड़ता है और जब उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है तो एनक्रीड उसे देखते हुए सोचता है इस बार मुझे तुम्हारे थ्रस्ट के बारे में सब कुछ पता है। ये सब सोचता हुआ जब वो अपने स्वॉर्ड को उसके स्वॉर्ड के साथ टकराता है तो हम देखते हैं उस टकराव से उस बीमार सैनिक के स्वॉर्ड बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। जबकि इधर हम इस फाल्कन क्लॉ सैनिक को देखते हैं वो अपने साथी को इस तरह हारता हुआ देख तुरंत ही अपने तीर को एनक्रीड पर चला दिया था, जो कि बेहद ही ज्यादा स्पीड के साथ एनक्रीड की ओर आ रहा होता है। वहीं हम इस बीमार सैनिक को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को इस तरह बुरी तरह टूटता हुआ देख पूरी तरह से थर्रा चुका था। जबकि हम अपने एनक्रीड को देखते हैं जो कि सोच ही रहा था कि फाइनली मैंने उस दीवार को तोड़ ही दिया। उसी समय फाल्कन क्लॉ का तीर बिल्कुल ही उसके पास पहुंच चुका था और जैसे ही उसे हिट करने वाला होता है उसी समय हम देखते हैं उस तीर को एक बड़ी सी कुल्हाड़ी आकर हवा के बीच ही तोड़ डाला था। जबकि इन सबसे बेखबर एनक्रीड उस बीमार सैनिक को सेम तरीके से मारा होता है जिस तरह से वो हर बार मरा था। वहीं हम रैम को देखते हैं जो कि फाल्कन क्लॉ के तीर को रोकने के बाद उस पर चिल्लाते हुए कहता है हरामखोर कहेंगे आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। तो उसके पीछे लड़ रहा अजीब सा बंदा कहता है बहुत देर हो चुकी है कोई भी बेवकूफी मत करना। दूसरी तरफ हम एनक्रीड को देखते हैं जब वो अपने स्वॉर्ड को उस बीमार सैनिक के अंदर डाला होता है तो वो सैनिक दर्द के मारे अपनी आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था। बाद में एनक्रीड जब उसके गले के अंदर से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो वो सैनिक दर्द के मारे सीधे जमीन पर बैठ चुका था। वहीं एनक्रीड पहले तो चैन की सांस लेता है, बाद में जब उस बंदे की ओर देखता है तो वो बंदा दर्द में बिना आवाज को निकालते हुए उसी की तरफ घूर रहा होता है। तो एनक्रीड वो अपने स्वॉर्ड को दोबारा उठाते हुए कहता है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द में लग रहे हो तो चलो मैं तुम पर दया दिखाता हूँ। इतना बोलते हुए वो सेम तरीके से जैसे वो खुद मारा गया होता है उसी तरह उसके सर को धड़ से अलग कर दिया होता है और फिर उसे देखता हुआ क्रीपी स्माइल के साथ सोच ही रहा था कि फाइनली अंततः मेरा सबसे बड़ा दीवार वो टूट चुका है। उसी समय अचानक ही उस पर कोई जबरदस्त तरीके से हमला किया होता है जिसे खाता हुआ वो भयंकर तरीके से दर्द में चिल्लाता हुआ जमीन पर जाकर गिरता है। हम देखते हैं उस पर हमला करने वाले बंदे को देख रैम तुरंत ही एनक्रीड की ओर भागते हुए कहता है क्या ये तो फ्रॉग है। वहीं हम इस बंदे फ्रॉग को देखते हैं जो कि काफी ही ज्यादा गुस्से में उस बीमार सैनिक के कटे हुए धड़ को देखता हुआ बोल रहा होता है मैंने उसे ट्रेनिंग देने में बहुत ही ज्यादा समय लगाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारे जैसे आदमी के हाथों मारा जाएगा। जो सुनता हुआ एनक्रीड दर्द में कर रहा हुआ कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं वो बंदा फ्रॉग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है अब चूंकि तुमने मेरी इतनी बड़ी मेहनत को फेल कर दिया है तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। और तभी रैम उन दोनों के बीच में आते हुए उस बंदे फ्रॉग के अटैक को रोक दिया था और फिर तुरंत ही जब उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसकी ऐसी ताकत को देख वो बंदा फ्रॉग पहले तो हैरान होता है, बाद में उसे दूर करता हुआ उस पर कई सारे स्लैश को करता है। और रैम भी कोई कमजोर नहीं होता, वो सारे उसके हमले को रोकता हुआ वो भी कई सारे हमले करता है। जबकि इन सब के बीच हम दूसरे सैनिक को देखते हैं। वह एनक्रीड को इतना बेबस देख जब उसे मारने की कोशिश कर ही रहा था तभी उसके पास अजीब सा बंदा आते हुए उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ भयंकर तरीके से शॉटबाजी करने के बाद दोनों ही पीछे की ओर हटते हैं। बाद में रैम कहता है यदि तुम्हें कॉर्पोरल को मारना है तो पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो बंदा फ्रॉग कहता है तुम्हारा कॉर्पोरल वो कमजोर सा कीड़ा, क्या ही अजीब विडम्बना है। जो सुनता हुआ रैम अपने मन में सोचता है फ्रॉग स्पेशली बैटल के लिए ही जन्मा हुआ स्पीसीज है, उसे मारने का एक ही तरीका है या तो उसे जादू से जला दो नहीं तो उसके सीने में अपने खंजर को घोंप दो। वहीं फ्रॉग उसे देखता हुआ सोच रहा होता है इस तरह की तुच्छ लड़ाई में उसके जैसा एक वॉरियर
आखिर उसका लेवल क्या है, क्या वाकई में मुझे उसे मारना होगा। जबकि रैम वो आगे सोचते हुए कहता है मैं इस लड़ाई में अपनी पूरी जी जान को लगा दूंगा। इतने में ही वो देखता है कि फ्रॉग पीछे हट गया था, जिसे देखता हुआ वो कुछ भी नहीं समझ पाता है। वहीं फ्रॉग वो उसे देखता हुआ सोच रहा था नहीं ये वर्थ इट नहीं है। इतना सोचने के बाद वो तुरंत ही पीछे मुड़कर बिना लड़े ही वहाँ से चला जाता है, जिसे देखता हुआ रैम कहता है डरपोक कायर कहीं का। दूसरी तरफ हम अजीब से बंदे को देखते हैं जो कि एनक्रीड को बचाने के बाद जब उसे लेकर युद्ध से बाहर जा रहा होता है तो उसके सामने एक सैनिक आ चुका था, जिससे वो जैसे ही बचता है वैसे ही वहाँ पर रैम आकर उस बंदे के सर को धड़ से अलग कर दिया था। बाद में कोई दूसरा सैनिक आकर जब अजीब से बंदे को रोकने की कोशिश करता है तो उसे बड़ा सा बंदा आकर खत्म कर देता है। इसी तरह हम देखते हैं एनक्रीड के बाकी के साथी भी जितने भी सैनिक आ रहे थे अजीब से बंदे को रोकने के लिए उन सभी को खत्म कर देता है। और इसी तरह लड़ते लड़ते हम देख पाते हैं शाम हो चुकी थी और फाइनली अब युद्ध रुक चुके थे। वहीं हम एक सैनिक को देखते हैं जो कि चिल्ला रहा था सब पीछे हट जाओ। सेम टाइम पर हम एनक्रीड को देखते हैं जो कि एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चला गया था। पता नहीं वो मरा था या फिर जिंदा है। बस हम देखते हैं ग्रिम रीपर उसके पास आते हुए कहता है तो तुम इस दिन को सरवाइव करने में कामयाब रहे और सारी चीजें अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी कई सारी दीवारें हैं जिसका सामना तुम्हें करना है। निश्चित रूप से तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे, इसीलिए अपने भाग्य को तड़पाना बंद करो और समर्पण करते हुए खत्म हो जाओ। जो सुनता हुआ एनक्रीड उसके सामने खड़ा होते हुए कहता है क्या और भी दीवारें हैं? ठीक है तो मैं उन सभी को ओवरकम करूंगा। जिस पर ग्रिम रीपर वो हंसते हुए कहता है क्या बात है, तो फिर इंतजार करो और देखो मैं वैसे भी हमेशा तुम्हारा इंतजार यहीं पर करता रहूंगा तुम्हें टूटा फूटा हुआ देखने के लिए। बस कितना बोलते ही हम देख पाते हैं एनक्रीड की आंखें अगले सीन में अचानक ही खुलती है, जहां पर कि वो जैसे ही बोलता है कि मैं कहां पर हूँ तो उसके बगल में बैठा हुआ रैम कहता है तुम इन्फर्मरी में हो। तुम्हें पता है तुम 2 दिनों से सो रहे थे और क्या तुम्हें पता है मैंने किस तरह तुम्हें फ्रॉग से बचाया था? जो सुनता हुआ एनक्रीड कहता है फ्रॉग? साथ ही वो सोच रहा था मुझे आश्चर्य है मैं अभी भी जिंदा हूँ। इतने में ही रैम वो बोलता है तुम्हारा कोई हड्डी तो नहीं टूटा, लेकिन वे कहते हैं कि तुम्हारा सर बुरी तरह से हिल गया है, इसीलिए बताओ क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ? मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त रैम हूँ। तो रैम वो कहता है हम कभी भी दोस्त नहीं रहे नोबल किलर। जिस पर रैम तुरंत ही उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है तुम्हें दूसरों के सीक्रेट को लेकर और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। कुछ समय बाद एनक्रीड सोच रहा होता है फाइनली अंततः इस दिन का अंत हुआ और नया दिन शुरू हो रहा है। वहीं 4th स्क्वाड का चौथा मेंबर बड़े आंखों वाला लड़का क्रिस वो बोल रहा था तुमको पता है मैंने तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए कितना खर्च किया है? मुझे उम्मीद है इसके बदले तुम 3 गुना मुझे लौटाओगे। जो सुनता हुआ एनक्रीड अपने मन में कहता है तो ऐसी बात है, अब मुझे समझ आ रहा है आखिरकार कैसे मेरे जैसा निचले दर्जे का पैदल सैनिक इन्फर्मरी में आया। इतना सोचने के बाद वो उस बंदे से कहता है मैंने हमेशा की तरह युद्ध में तुम्हें कहीं पर भी नहीं देखा। जिस पर वो बंदा पहले तो हैरान होता है, बाद में वो बोलता है चलो मेरे प्यारे कॉर्पोरल के लिए एक स्पेशल छोड़, तुम अब केवल मुझे 2 गुना ही दे सकते हो। अगला सीन काफी देर बाद की होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं अब शाम हो चुकी थी। वहीं हम इस अजीब से बंदे साचन को देखते हैं जो कि जब एनक्रीड से मिलने के लिए आता है तो वो कहता है अब आखिरकार तुम क्या चाहते हो? जिस पर साचन बिना कुछ बोले उसे किसी चीज को देते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है इसे दिन में 2 बार लगाना और किसी को भी मत बताना कि ये तुम्हें कहाँ से मिला है। उसे इस तरह देख एनक्रीड कुछ भी नहीं बोलता, बाद में उसके दिए गए चीज को खोलते हुए कहता है यह तो वही मलहम है जिसे साचन हमेशा लगाया करता है। मुझे लगता था वो अपनी चीजों को शेयर करने से नफरत करता है, पर नहीं ऐसा नहीं है। कुछ समय बाद हम देखते हैं उससे मिलने के लिए बड़ा सा बंदा ओडिन आया होता है जो कि उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था और एनक्रीड वो परेशान हो रहा होता है। बाद में जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो उससे कहता है क्या तुम अब यहाँ से जा सकते हो? मैं मरने वाला नहीं हूँ। अगला सीन रात के समय की होती है, जहाँ पर कि एनक्रीड वो सोच रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा है वे सभी बारी बारी मुझसे मिलने के लिए आए। इससे पहले उन लोगों ने मुझे लेकर इतना परवाह कभी भी नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे मुझे लेकर चिंता कर रहे थे? वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक और 4th स्क्वाड का बंदा आता है जो कि उसे इन्फर्मरी में देख कहता है क्या? एनक्रीड भी उसे देख हैरान था। तभी वो बंदा रेगन बोलता है कॉर्पोरल तुम इन्फर्मरी में क्या कर रहे हो?
खैर छोड़ो, तुम्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जिसे देख एनक्रीड वो सोचता है केवल रेगन को छोड़कर निश्चित रूप से उसे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हम देखते हैं इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन इन्फर्नरी में 2 दिन बाद की होती है, जहाँ पर कि एनक्रीड अभी भी बेड पर लेटा हुआ एक बंदे को देखता हुआ सोच ही रहा था। वह दूसरे ग्रुप का लीडर है जो कि हमेशा मेरे साथ लड़ा करता है। इतने में ही वो बंदा कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? और एनक्रीड उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और उसके साथ ही जो दूसरा बंदा था उसे देखते हुए सोचता है, एक ऐसा सैनिक जो हमेशा आसमान को घूरता रहता है, उसकी रैंक भी मुझे नहीं लगता ज्यादा है। फिर आखिरकार वो यहाँ पर आया कैसे? ये सब सोचता हुआ अचानक ही उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ जाता है, जिस तरफ इन लोगों का भी ध्यान गया होता है। हम देखते हैं उसके सामने एक बंदी थी जिसके कान बड़े थे और उसके पास नेचर से जुड़ी हुई एक स्वाड थे, यानी कि वो एक एल्फ होती है जो कि वहाँ पर आते ही उन लोगों से कहती है यहाँ पर 444वां स्क्वाड लीडर कौन है? जो सुनता हुआ कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके चलते वहाँ पर एक बड़ी सी खामोशी छा चुकी थी। वहीं इस दूसरे ग्रुप के लीडर को हम देखते हैं, वो तो उस बंदी की बातों पर बिना ध्यान दिए बस ये सोच रहा होता है क्या वो एल्फ है। इतने में ही वो बंदी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम सोल्जर। तो वो बंदा अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं 2nd कंपनी का 3rd प्लेटून का लीडर वेंजेंस हूँ मैम। जो सुनता हुआ वो बंदी काफी गुस्से में कहती है, क्या तुम्हारे कंपनी का यही सिद्धांत है कि अपने सुपीरियर के रेस को देखते हुए उसे सम्मान देना? मतलब कि वो बंदा ने उसे ग्रीट नहीं किया होता है क्योंकि वो एल्फ थी इसीलिए। जो सुनता हुआ वो बंदा कहता है, मैं माफी चाहता हूँ मैम। वही एनक्रीड वो सोच रहा होता है या वो वाकई में सुपीरियर है, जरूर वो न्यू अपॉइंटेड 4थे कंपनी का कमांडर होगे जिसके बारे में मैंने सुना था। ये सब सोचने के बाद वो कहता है, मैं एनक्रीड हूँ 4थे प्लाटून का स्क्वाड लीडर मैम। जो सुन वो बंदी कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने काफी अच्छा काम किया डिफिकल्ट स्क्वाड होने के बावजूद भी। अब मैं और आगे देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि और तुम क्या कर सकते हो। इतना बोलने के बाद वो तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ती है और वहां से जाने लगती है। तो एनक्रीड उसे देखते हुए सोचता है, या बस इतना ही? वो बस यही कहने के लिए यहाँ पर आई थे। हम देखते हैं वो बंदी जाते जाते अचानक से ही रुकते हुए अपने पीछे तीसरे बंदे से कहता है, और तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बंदा कहता है, माफ करिए मेरा नाम क्रेन है मैम। जो सुनता हुआ एनक्रीड सोचता है, ऐसा लगता है कि उसने ये नाम अभी अभी सोचा है। साथ ही उसका ये एटीट्यूड काफी ज्यादा कैजुअल है, ये देखते हुए कि वो एक कंपनी का कमांडर है या वो कोई नोबेल हो सकता है। दूसरी तरफ वो बंदी उसके नाम को सुन थोड़ी देर उसकी तरफ देखती है और फिर बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसे देख एनक्रीड को भी थोड़ा सा अजीब लगता है पर वो ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचता। अगला सीन दूसरे दिन की होती है और हम एनक्रीड को देखते हैं जो कि खुद को देखते हुए सोच रहा था, मेरी ज्यादातर दर्दें जा चुकी है और मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है। अब मैं अपनी ट्रेनिंग वापस चालू कर सकता हूँ। कुछ समय बाद वो तैयार होकर ट्रेनिंग करने के लिए जाने ही वाला था, तभी पीछे बैठा हुआ उसका कॉम्पिटिटर कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? एनक्रीड बताता है, मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ सर। जो सुन वो बंदा कहता है, बेवकूफ कहीं का, या नीचे दर्जे के के लिए इतना ट्रेनिंग करना फायदेमंद भी है। जो सुनता हुआ एनक्रीड कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वहां से चला जाता है। वहीं हम इस बंदे क्रेन को देखते हैं, वह भी सुबह सुबह उठकर टेंट के बाहर बैठा हुआ एनक्रीड को खामोशी से ट्रेनिंग करता हुआ देख रहा था, जबकि एनक्रीड अपनी ट्रेनिंग को करते हुए सोच रहा होता है, पिछली लड़ाई के बारे में अगर मैं सोचूं तो काफी कुछ जरूरी चीजें हैं जो मैंने सीखा है। मैंने उस आखिरी लड़ाई में अपना सब कुछ लगा दिया था, और अगर क्या होता अगर मैं फेल हो जाता तो, या मैंने सही किया था उस अंतिम लड़ाई में अपना सब कुछ लगाकर, यदि मैं हल्का सा भी चूकता तो मैं मर सकता था। यही सब सोचता हुआ वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाने ही वाला था, तभी एक आवाज आती है, तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जो सुनता हुआ एनक्रीड काफी ज्यादा हैरानी में एकदम से ही अपनी आंखें खोलता है और फिर जब वो अपने बगल में देखता है तो वो क्रेन था जो कि बोल रहा होता है कि वैसे मुझे ठीक से तो पता नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी तुमने किया है वो बस अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाकर खड़े रहना है। तो एनक्रीड वो बताता है, मैं अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था अपनी पिछली लड़ाई को याद करते हुए। जो सुन क्रेन बोलता है, और तुम ये क्यों कर रहे हो? एनक्रीड बताता है, ताकि मैं मर ना जाऊं। जिस पर क्रेन वो बोलता है, मर ना जाऊं? क्या तुम अपने इस अनमोल जीवन को बचाकर कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो? जो सुनता हुआ एनक्रीड उसकी तरफ सीरियस नजर से देखते हुए सोचता है, मेरा सपना
कुछ ऐसा है जो हमेशा लोगों को हंसा देता है। जब भी मैं इसके बारे में किसी को बताता हूँ, वैसे भी मैं अपनी टैलेंट के कमी के कारण बहुत पहले ही अपनी सीमा तक पहुँच चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी सपने देखना नहीं बंद किया। यही सब सोचता हुआ वो कहता है मैं नाइट बनना चाहता हूँ। जो सुनकर काफी ही ज्यादा हैरान हुआ था। उसके ऐसे चेहरे को देख एनक्रीड को लगता है कि वो भी उस पर हंसने वाला है, इसीलिए वो कहता है तुम पहले नहीं हो। तो किरण वो बोलता है क्या पहला? एनक्रीड बताता है हाँ मुझ पर हंसने वाले। जो सुन किरण वहाँ से जाते हुए कहता है माफ करना, लगता है कि मैं भूल गया था कि मुझे हंसना होगा। चलो मुझे कुछ याद आ गया है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। वैसे मैं आशा करता हूँ जब तुम नाइट बन जाओगे तो मेरा नाम याद रखोगे। उसे इस तरह यहाँ से जाते हुए देख एनक्रीड सोचता है यह पहली बार है जब कोई मेरे सपने के बारे में सुनने के बाद मुझ पर हंसने के बजाय मुझे एनकरेज किया है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और दूसरा दिन आ जाता है जहाँ पर कि सुबह सुबह कुछ सैनिक गाना गाते हुए बोल रहे होते हैं बैटलफील्ड का हीरो कौन? तो उसके सामने बैठे हुए बंदे कहते हैं साइप्रस। वहीं एनक्रीड का कॉम्पिटिटर वेंजेंस चिल्ला रहा था ब्रेकफास्ट कहाँ पर है? क्या कमीनो तुम ही लोग सारा खाना खाने की प्लानिंग बना रहे हो? जबकि एनक्रीड इतने शोरगुल को सुनता हुआ सोच रहा होता है मैं उन लोगों के गाना गाने से जल्दी जाग गया और तब से ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहा हूँ। चलो यहाँ पर इस तरह बैठने का कोई फायदा नहीं है, मैं थोड़ा बाहर घूम ही आता हूँ। यही सब सोचता हुआ जब वह बाहर घूम रहा होता है तो वो साचन के बगल से भी गुजरता है, जो कि उसे देख कहता है आपकी इंजरी कैसी है कॉर्पोरल? एनक्रीड बताता है मरहम के लिए शुक्रिया, मेरी बहुत ही ज्यादा मदद हुई है। जो सुनता हुआ साचन कहता है यदि तुम आभारी हो तो जल्दी से ठीक होकर लौटकर अपने ड्यूटी पर आओ सर, और इस आभार को व्यक्त करो। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और अगला सीन रात के समय की होती है जहाँ पर कि किरण बोल रहा होता है गुड नाइट एनक्रीड। तो एनक्रीड भी उसे गुड नाइट बोलते हुए सोचता है फिर से मैं आज जल्दी सो रहा हूँ। यह एक ऐसा दिन है जहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं कि फिर से गाने की आवाज आने लगती है बैटलफील्ड का हीरो कौन? साइप्रस। जो सुनता हुआ एनक्रीड अपने सर को पकड़ उठते हुए कहता है उन लोगों का गाना फिर से तेरे के। इतने में ही उसका कॉम्पिटिटर चिल्लाना शुरू कर देता है तो अमीनो ब्रेकफास्ट कहाँ पर है? क्या सारा खाना खुद ही खाने का प्लानिंग तो नहीं बना रहे हो? उसकी ऐसी बातों को सुन एनक्रीड सोचता है क्या मेरा सर घूम गया है? ये तो वही शब्द है जो उसने कल बोला था। यही सब सोचता हुआ जब उसे एहसास होता है तो उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो अपने मन में कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इतना सोचने के बाद जब वह वापस कंफर्म करने के लिए बाहर घूमने निकलता है तो सेम कल की तरह साचन उससे पूछता है अब आपकी इंजरी कैसी है कॉर्पोरल? तो एनक्रीड वो बोलता है तुम्हारी दी हुई मरहम ने मेरी काफी मदद की है, शुक्रिया। जिस पर साचन बताता है अगर तुम इतना ही आभारी हो तो ड्यूटी पर वापस आकर अपने इस आभार को व्यक्त करो। जो सुनता हुआ एनक्रीड पूरी तरह कंफर्म हो चुका था कि वापस कल वाला दिन रिपीट हो रहा है। साथ ही उसे ग्रीन रिपर के कहे गए बातें भी याद आना शुरू हो चुकी थी जिसने उससे बोला होता है अब अपने अगले दीवार के आने का इंतजार करो, मैं देखना चाहूंगा आखिरकार तुम किस तरह सरवाइव करते हो। यही सब बातों को याद करता हुआ वो सोचता है क्या उसके बोलने का मतलब इसी दीवार से था? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं नींद में मारा गया हूँ? जब मैं उस बीमार सैनिक से लड़ा था तो मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिहीन था और ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। धत्तेरी के। चलो कोई बात नहीं, यह दीवार मेरे लिए एक और नई चुनौती है तो निश्चित रूप से ये मुझे और भी अधिक मजबूत बना देगी। चलो अब इसे पार करते हैं। इसी के साथ समय कुछ समय बाद शिफ्ट होती है और हम देखते हैं अब रात हो चुकी थी और एनक्रीड अभी भी उसी बात को सोच रहा होता है आखिरकार कौन और कैसे यहाँ पर कोई भी आम दुश्मन नहीं आ सकता। यहाँ पर आने के लिए उसे एक नाइट होना चाहिए। इसीलिए क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अंदर का ही हो जिसे कि इस इन्फर्मरी के बारे में सब कुछ पता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। या उस दिन वो हेल्प अपने टारगेट को मार्क करने के लिए आई थी? शांत हो जाओ शांत हो जाओ, बस मुझे ध्यान से उसके आने का इंतजार करना होगा और उसके आने के बाद चिल्लाकर बाकी सैनिकों को ही यहाँ बुलाना है। वैसे भी यहाँ आने का केवल एक ही दरवाजा है। हम देखते हैं इन्हीं सारी बातों को सोचता हुआ वो बड़े ही गौर के साथ दरवाजे की ओर देखते हुए उस assassin के आने का इंतजार कर ही रहा होता है। तभी एक पॉइजन नीडल उसके गले के आर पार हो चुकी थी जो कि इतना तेज होता है कि उसे जरा सा भी भनक नहीं लगा था और एक ही पल में उसे पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया होता है। वहीं हम इस बंदे वेंजेंस को देखते हैं। भाई
भाई साहब वो तो घोड़े बेच कर सो रहा था और घोड़े बेचते बेचते ही मारा गया होता है। तो एनक्रीड उस पर ध्यान न देते हुए क्रैन की तरफ देखता है तो वो एहसास है अब उसे मारने वाला था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। लेकिन अपनी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाने के चलते वो कुछ भी नहीं कर पाता और क्रैन वो भी मारा गया होता है, जिस वजह से एनक्रीड वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस असासिन के पीछे जाता है जहाँ से कि कोई दूसरा बंदा पर्दे को फाड़ कर अंदर आता है, जिसे देखता हुआ एनक्रीड सोच ही रहा होता है कि क्या कोई दूसरा असासिन। इतने में ही उसकी नजर उस बंदे के कान पर और उसके हाथ में वुडन स्टिक पर जाता है, जिस पर वो कहता है तो ये तुम हो कंपनी कमांडर। हम देखते हैं ये वो ही एल्फ होती है और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और नया सूरज फिर से उग चुका था, जिसके साथ ही नया गाना दोबारा चालू हो चुकी थी। बैटलफील्ड का हीरो कौन? साइप्रस। जो सुनता हुआ एनक्रीड अपने बेड पर बैठा हुआ सोच रहा था यह तीसरी बार है जब मैं वही दिन में दोबारा जगा हूँ। यहाँ तक कि मैं इतना सतर्क था तब भी उस असासिन के आने का आभास भी महसूस नहीं कर सका। यह एक बड़ी चुनौती होने वाली है। मैं भले ही पहले वाले असासिन को हरा दूं और कंपनी कमांडर मुझे तुरंत ही उसके बाद उसका सामना करना पड़ेगा। मैं अभी खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। यह वही फीलिंग है जो मैं कुछ दिनों पहले महसूस करता था और फिर भी मैं जीता। मुझे इस बार भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ। वो ये सब सोचता हुआ एकदम से ही व्यंजन के पास जाता है और उसके कंबल को छीन लेता है। तो वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? कहीं तुम अपने इस स्वाद से तिल चट्टे पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? लेकिन एनक्रीड उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो असासिन पहले से ही इस कमरे में छुपा हो। मुझे बाहर चेक करना चाहिए। इतने में ही ये बंदा वेंजेंस उसका मजाक फिर से उड़ाते हुए कहता है तुम आखिरकार इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जैसे निचले दर्जे के सैनिक के लिए इतना ट्रेनिंग कोई भी फायदेमंद नहीं है। जिस पर एनक्रीड उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ वहां से जाते हुए कहता है मुझे नहीं पता था लेफ्टिनेंट वेंजेंस मेरी ट्रेनिंग को लेकर इतनी परवाह करते हैं। आपका शुक्रिया सर। तो वेंजेंस उस पर चिल्लाते हुए कहता है बेवकूफ, क्या तुमने कभी सरकाज़्म के बारे में सुना भी है? जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे इस बेकार से चेहरे को देख मेरा पूरी तरह मूड खराब हो चुका है। इतने में ही वहाँ पर क्रैन आते हुए बोलता है तो तुम लोग फिर से लड़ रहे हो? लगता है मुझे थोड़े समय बाद आना चाहिए। जिस पर एनक्रीड वो बोलता है अरे नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, आ जाओ। जिस पर क्रैन हंसते हुए जब अपने बेड की ओर जाता है तो एनक्रीड उसे देखते हुए सोचता है यह देखते हुए कि आखिरकार किस तरह सावधानी पूर्वक उस असासिन ने क्रैन की जांच की थी, तो निश्चित रूप से यही बंदा उसका टारगेट है। जरूर ये बंदा कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन आखिरकार वो छुपा क्या रहा है? या वो इतना महत्वपूर्ण है कि कोई उसे मारना चाहता है? इस बंदे के चक्कर में मैं कई बार मर चुका हूँ। या मुझे उससे इसके बारे में पूछना चाहिए? चलो पूछ ही लेता हूँ, वैसे भी वो मुझे खा नहीं जाएगा। इतना सोचने के बाद वो कहता है क्रैन क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम कौन हो? जिस पर वो बंदा थोड़ी देर उसकी तरफ अजीब तरह से देखने लगता है। तो एनक्रीड वो अपने मन में सोचता है ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं था उससे इसके बारे में पूछने के। रैम के बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। वहीं हम क्रैन को देखते हैं वो उसकी बातों पर गौर करते हुए कहता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जो सुनता हुआ ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बाद में एनक्रीड वो बोलता है लेकिन क्यों? क्रैन बताता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो सुनता हुआ एनक्रीड उसकी तरफ थोड़ी देर खामोशी से देखता है। बाद में वो कहता है ठीक है तो फिर क्या तुम मुझे? इतने में ही वेंजेंस उसकी बातों को काटते हुए कहता है क्या ही बकवास है? क्या तुम इतनी आसानी से गिव अप करने वाले हो जबकि ये इतना परेशान करने वाली बात है? और तुम क्रैन जो भी तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारे पास बात करने का जरा सा भी मैनर नहीं है? मुझे सही सही बताओ तुम हमारे कंट्री के नहीं हो, सही कहा ना? क्रैन जो सुनता हुआ उसकी तरफ जैसे ही गुस्से में देखता है वो ऐसे ही वेंजेंस भीगी बिल्ली की तरह शांत हो चुका था। वहीं क्रैन उसके पास आने के बाद उससे कहता है मैं अपने देश को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। जबकि एनक्रीड उसकी बातों को सुनता हुआ अपने मन में सोचता है मैं उसकी आंखों में देखता हुआ महसूस कर सकता हूँ यह डिग्निटी एक नाइट की है। दूसरी तरफ वेंजेंस क्रैन को इतना अपने पास देख कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। जो सुन क्रैन कहता है अरे सर मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। वही एनक्रीड वो अभी भी सोच रहा होता है और वो नाइट नहीं है, क्योंकि यदि वो नाइट होता तो असासिन के हाथों इतनी आसानी से नहीं मारा जाता। लेकिन उसके अंदर
डेफिनेटली कुछ तो नाइट की तरह है। कुछ समय बाद हम देखते हैं सारे ही लोग अपने अपने बेड पर जा चुके थे सोने के लिए। वहीं एनक्रेड वो अभी भी पहली वाली बातों को याद कर रहा था। क्या वाकई में क्रेन ने वेंजेंस को डरा दिया था? वह बहुत ही अधिक शांत हो चुका है। खैर छोड़ो, वो ऐसे भी जल्द ही असासिन आने वाला है और हम तीनों ही मरने वाले हैं। ये सब सोचता हुआ वो बेड से उतरकर टेंट से बाहर जाने लगता है। पीछे से वेंजेंस कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आ जाओ बेड पर। तो एनक्रेड पूरी तरह सीरियस होते हुए उसे बताता है, असासिन जल्द ही आने वाले हैं, इसीलिए अगर आप जिंदा रहना चाहते हो सर तो मेरा सुझाव है सहयोग करो। जिस पर वेंजेंस उसकी तरफ एक अजीब सी नजरों से पहले तो देखता है, बाद में दूसरी तरफ घूमते हुए कहता है, तो अंततः पागल हो ही गए। वहीं हम क्रेन को देखते हैं, वो तो बड़े ही मौज में शांति की नींद ले रहा होता है। मतलब सोया नहीं होता है, बस उन दोनों को इग्नोर कर दिया था। उन दोनों को इस तरह देख एनक्रेड अपने मन में कहता है, मुझे लगा ही था। इतने में उसे अचानक ही कुछ महसूस होता है जिस पर कि वह जरा सा भी रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही उसके गर्दन के चीथड़े उड़ चुके थे और उसके आंखों के सामने ही क्रेन और वेंजेंस मारे जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और दोबारा नया दिन रिपीट होना शुरू हो चुका था। वहीं हम एनक्रेड को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सर को पकड़े हुए सोच रहा होता है। आज चौथी बार है पर फिर भी न ही मैं अभी तक उस असासिन के बारे में कुछ पता लगा पाया हूँ और न ही वेंजेंस और क्रेन को अपनी बातों को मनवा पाया हूँ ताकि वो रीइंफोर्समेंट के लिए सुपीरियर से बात कर सके। हम देखते हैं एनक्रेड जब खुद ही सुपीरियर से इसके बारे में बात करने के लिए गया था तो सुपीरियर उसकी बातों को सुन कहता है, क्या तुम बैटलफील्ड में एक क्लब के हेड थे? बकवास करना बंद करो और अपने टेंट में वापस चले जाओ। जिससे निराश होकर हम देखते हैं क्रेन रात के समय उस असासिन के इंतजार में सोच रहा था, अब मैं केवल एक चीज कर सकता हूँ, वो है इंतजार और उस असासिन के आते ही चिल्लाना। हम देखते हैं जैसे जैसे एक एक पल बीत रहा होता है वैसे ही वो हर एक पल के साथ बाहर देखते हुए बार बार सोच रहा था, क्या मुझे अभी चिल्लाना चाहिए, क्या मुझे अभी चिल्लाना चाहिए। पर असली समय जब आता है तो वो इससे पहले चिल्ला पाता उससे पहले ही उसके वोकल कॉर्ड फट चुके थे, क्योंकि हम देख पाते हैं उस असासिन ने उसके गले के आर पार अपने स्वाद को कर दिया होता है और एनक्रेड वो सोचता ही रह गया, धत्तेरी की वो बहुत ही ज्यादा तेज है या वाकई में किसी और से मदद लेने का कोई भी तरीका नहीं है। अगली रात हम देखते हैं वो फिर से उस असासिन का इंतजार करते हुए सोच रहा होता है, यहाँ पर मुझे किसी से भी मदद नहीं मिलेगी, मुझे खुद से ही घात लगाकर उसका सामना करना होगा। लेकिन इससे आगे वो कुछ सोच पाता। हम देखते हैं वो असासिन फिर से अपनी चाल को चलता है और अपने निडल के साथ उसके गले को चीर डाला था, जिसके चलते एनक्रेड वो सोचता है, आखिरकार मैं एक ऐसे दुश्मन का सामना कैसे करूं जिसे कि मैं देख भी नहीं सकता। अगली रात जब वो दोबारा उस असासिन का इंतजार कर रहा होता है तभी वो असासिन फिर से उसके पीछे से आते हुए उसके गले के अंदर अपने निडल को डाल दिया था, जिसके चलते एनक्रेड वो अपने मन में कहता है, वो मेरे लिए पूरी तरह इनविंसिबल है, इसीलिए जब तक मैं उसके पॉइजन निडल से बच नहीं जाता तब तक मैं इसी तरह मरता रहूंगा। अगली सुबह जब गाना बज ही रहा था कि बैटलफील्ड का हीरो कौन, साइप्रस, तभी एनक्रेड वो सोच रहा होता है, यह 20वीं बार है, मैं अब तक लगभग 20 बार मर चुका हूँ बिना उसके खिलाफ एक भी चीज को किए हुए। ये सब सोचता हुआ वो काफी ही ज्यादा सीरियस होता है और अचानक ही वो मुस्कुराने लगता है और अपने मन में कहता है, नहीं मैं केवल 20 बार मरा हूँ, मैं पहले पॉइजन निडल से बचने के तरीके को ढूंढूंगा, बाद में उससे लड़ने के बारे में सोचूंगा, इसीलिए मुझे बहुत ही ज्यादा तेज होने की आवश्यकता है। ये सब सोचता हुआ अचानक ही उसकी नजर सेक्शन की ओर जाती है, जिसे देखता हुआ उसे रैम की बातें याद आती है, जहाँ पर कि उसके पूछने पर आखिर तुम क्यों साचन को विश्वासघाती जंगली बिल्ली कहते हो, तो उसने बताया होता है क्या, जिस पर एनक्रेड कहता है, तुम यही उसे बुलाते हो ना, तो रैम वो बोलता है, हाँ, क्योंकि वह बहुत ही गंदा पीछे से वार करने वाला पर्सन है, वह मुश्किल से ही फेस टू फेस फाइट करता है, उसे केवल पीछे से दुश्मनों के पीठ में छुरा भोंकने में मजा आता है। तो बताओ क्या वह विश्वासघाती जंगली बिल्ली नहीं है? इन्हीं सारी बातों को याद करता हुआ प्रेजेंट में एनक्रेड जब साचन के पास जाता है तो साचन पहले के जैसे अपनी बातों को रिपीट करते हुए कहता है, कॉर्पोरल अब आपकी चोट कैसी है? और एनक्रेड उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसे देखते हुए सोचता है, यदि
साचिन मेरे साथ रहेगा तो वो बहुत ही आसानी से उस असासिन को मार सकता है और मेरे पास अथॉरिटी नहीं है उसे अपने पास रखने की। अगर मैं चाहूँ तब भी मुझे यह दीवार अकेला ही पार करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद साचिन बनूंगा। इतना सोचने के बाद वो कहता है, साचिन क्या तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम मेरे पीठ पीछे छुरा भोंकने की कोशिश करते हो तो मैं इससे कैसे बचूं? साचिन जिस पर थोड़ी देर बड़ी ही गंभीरता से सोचने के बाद उससे कहता है, मैं आपको इसे लेकर यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं है जो मेरे वार से बचा हो। जो सुनता हुआ एनकिड को बहुत ही बड़ा शौक लगा होता है और चूंकि साचिन से उसे कोई भी सही जवाब नहीं मिला होता है तो वो काफी ज्यादा निराश हो चुका था, जिसे देखता हुआ साचिन भी समझ जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका है। इसीलिए वो कहता है, अगर आपको मेरे वार से बचना है तो आपके पीछे भी आंखें होनी चाहिए। जो सुनता हुआ एनक्रीड कुछ भी ना समझते हुए जब उससे पूछता है, पीछे भी आंखें? अगर तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? तो वो बताता है, परफेक्ट टाइमिंग। क्या आपको मेरे पीछे कार्ट दिख रही है? बैरक के पीछे। जो सुनता हुआ एनक्रीड जब उसके पीछे देखता है तो वाकई में वहाँ पर एक कार्ट को एक बंदा खींच रहा था, जिसे लेकर एनक्रीड अपने मन में कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? वह इतने दूर पीछे की चीजों को कैसे देख सकता है? या वाकई में उसके पीछे आंखें हैं? इतने में ही साचिन आगे बताता है, वो टूटने वाला है। हम देखते हैं सही में उस काट का एक पहिया बाहर निकल चुका था, जिसे लेकर एनक्रीड हुआ और भी ज्यादा शौक हो चुका होता है। बाद में साचिन से कहता है, साचिन क्या तुम किसी तरह के प्रोफेट हो, मतलब पैगंबर जैसे समझ सकते हो? तो साचिन बताता है, पैगंबर? आपके बात करने का स्किल वाकई में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है उन बारबेरियनों के साथ रहकर सर। जिस पर एनक्रीड बोलता है, अब बातों को घुमाना बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने ये कैसे किया? साचिन बताता है, आवाज मैं पहियों के जॉइंटों को हिलते हुए सुन सकता था और इसी से मैंने भविष्यवाणी की। जो सुनता हुआ एनक्रीड अपने मन में कहता है, वो इतनी छोटी सी आवाज को सुन पा रहा था, मैं तो इतनी दूर से उस काट की आवाज को भी नहीं सुन सकता हूँ। इतने में ही साचिन आगे उसे बताते हुए कहता है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप हमेशा देखने के लिए केवल अपनी आंखों पर निर्भर नहीं रह सकते। यदि आप चाहते हो इसकी ट्रेनिंग करना तो बस सुनते जाओ और अपने सेंसेस को तेज करते हुए आवाजों का पीछा करो। जो सुनता हुआ एनक्रीड कहता है, तुमने उम्मीद से अधिक अच्छी तरह से समझाया, वरना आमतौर पर तो तुम बस ये कह देखे इसे समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो साचिन वो कहता है, हाँ ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इससे तो बेहतर ही है कि आप मुझे बार बार परेशान करते, क्योंकि इन दिनों आपको देखते हुए ऐसा लगता है आप आसानी से कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। जो सुनता हुआ एनक्रीड वो कुछ भी नहीं बोलता। अगला सीन रात की होती है, जहाँ पर कि एनक्रीड अपने बेड पर सोया हुआ सोच रहा था, मेरी दूसरी दीवार एक अदृश्य मौत है। अगर मैं इसे देख सकता हूँ तो जरूर देखूंगा। मैं गश्त की आवाज सुन सकता हूँ, साथ ही मसाल जलने के, लेकिन आखिरकार तुम कहाँ पर हो? हम देखते हैं वो असासिन आ चुका था और वो इतना शांत होता है कि एनक्रीड उसकी भनक तक भी महसूस नहीं कर पाता और अभी भी वो उसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं हम उस असासिन को देखते हैं जो कि उसके टेंट के सामने आकर एकदम से ही वहां से गायब होता है और दूसरे ही पल अपने नीडल को एनक्रीड के गले के आर पार कर दिया था, जिसके चलते एनक्रीड अपनी नाकामी को कोसते हुए मर जाता है। और जब नई सुबह होती है तो एनक्रीड फिर से अपने सर को पकड़ता हुआ सोच रहा था, मैं हल्का सा भी खुद में सुधार नहीं कर पाया। इतना सोचने के बाद वह साचिन के पास जाते हुए सोचता है, हालांकि अभी भी मेरे शरीर को ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस याद है। हम देखते हैं साचिन उसे देखता हुआ बोल रहा था, आप अकेला है आवाज से बहुत कुछ सीख चुके हो, यहाँ तक कि आप डायरेक्शन और वॉल्यूम का भी पता लगा सकते हो। इसी दर से यदि आप सॉफ्ट और डिस्टेंट साउंड को सुनना सीख जाते हैं तो आपके दोनों ही कान आंखों का काम करेगा। इतना बोल वो उसके सामने चुटकी को बजाते हुए कहता है, साउंड वेव भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो वो चारों ही तरफ फैलती है, इसीलिए अब आपको बस इतना करना है, सैकड़ों हजार क्योटिक आवाजों में केवल उस पर ध्यान देना है जिसे आप ढूंढ रहे हो। यही सारी बातों के साथ वो उसे काफी ज्यादा ज्ञान देता है। जो सुनता हुआ एनक्रीड अपने ध्यान को लगाकर उस आवाज को ढूंढने की कोशिश करने लगता है तो उसे काफी ज्यादा डिफरेंट आवाजें सुनाई देना शुरू हो चुकी थी। और हाँ, मुझे पता नहीं यहाँ तक पहुँचने के लिए एनक्रीड अब तक कितनी बार मर चुका है, आगे मेंशन होगा तो मैं बता दूंगा। खैर साथ ही अब वो उन आवाजों को सुनता हुआ डिफरेंशिएट भी कर पा रहा होता है। इतने में ही उसके पास किरण आकर बोलता है, एनके आखिरकार अब तुम किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो? जो सुनता हुआ एनक्रीड बोलता है,
एनके। क्रेन बताता है हाँ ये एनक्रीड से बुरा नहीं है। तो एनक्रीड वो बोलता है मुझे ये नाम कुछ खास पसंद नहीं आया है, पर अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं जो अभी कर रहा हूँ क्या तुम्हें ये किसी तरह की ट्रेनिंग लगती है? मैं तो बस यहाँ पर बेवकूफों की तरह बैठा हुआ हूँ। जो सुन क्रेन बोलता है क्या सही में? और मुझे नहीं लगता कि तुम बेवकूफों की तरह समय बर्बाद करने वाले पर्सन हो। जिस पर एनक्रीड उसकी तरफ देखते हुए कुछ भी नहीं बोलता। अगले सीन में रात के समय देखते हैं एनक्रीड पूरी तरह से सावधान होकर असासिन के आने का इंतजार कर ही रहा था। तभी दोबारा वो निडल आती है और उसके गले को आर पार जा चुकी थी, यानी कि वो इस बार भी फेल हो चुका था। और बस क्रेन को बेबसी में मरता हुआ देखता रह जाता है। और जब उसकी सुबह में नींद खुलती है तो वो कहता है ये 33वां बार है, मैं फिर से असफल रहा। इसी के साथ 34वां दिन भी आ जाता है, पर इस बार भी वो असासिन आता है और बड़े ही खामोशी के साथ उसको मारने के बाद क्रेन को भी बेरहमी से मार डालता है। और एनक्रीड अभी भी हल्का सा भी उस असासिन के आने का भनक तक महसूस नहीं कर पाया था। और इसी तरह आगे भी वो कई बार फेल होने के बाद अपने सुनने की शक्ति को ट्रेन करते हुए सोचता है दीवार को पार करना परफेक्ट अपॉर्चुनिटी पर निर्भर नहीं करता, और न ही ये किसी एपिफेनी या देवताओं की मदद पर निर्भर करता है। यह बहुत ही सरल और आवश्यक चीज पर निर्भर करता है। बार बार लगातार दोहराते जाओ। ये सब सोचता हुआ वही एकदम से ही अपनी आंखों को खोल लेता है, जिसे देख क्रेन भी चौंक चुका था, क्योंकि इस बार उसके कुछ बोलने से पहले ही एनक्रीड उसे महसूस कर अपनी आंखें खोल लिया होता है। जिसे देख क्रेन बोलता है सच में यार तुमने मुझे चौंका दिया, जबकि मैं आया था तुम्हें चौंकाने के लिए, और तुमने बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट पर अपनी आंखें खोल ली। निश्चित रूप से तुम अपनी आंखें बंद करके यहाँ पर इसीलिए बैठे हो ताकि तुम अपनी सुनने की शक्ति को बढ़ा सको। वैसे भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी बेवकूफ की तरह अपनी समय को इस तरह बर्बाद करो। जो सुनता हुआ एनक्रीड पहले के जैसा उसे देखते हुए कुछ भी नहीं बोलता। और जब रात होती है तो इस बार वो असासिन जब उस पर अपने निडल को फेंकने वाला था, तभी एनक्रीड परफेक्ट मोमेंट पर अपनी आंखों को खोलता हुआ अपने गर्दन को बचा लेता है और तुरंत ही अपने स्वर को बाहर निकालते हुए उस असासिन को खुद से दूर करता है। जिसे देख वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। वहीं एनक्रीड उसे देखता हुआ सोचता है बस अब और नहीं, ये ना देखे जाने वाले मौत। दूसरी तरफ वो बंदा अपने हाथों से इस तरह मौके को ज्यादा हुआ दे पूरी तरह से पागल होते हुए बेलगाम एनक्रीड पर हमला करना शुरू कर देता है। जिसे देखता हुआ एनक्रीड सोच रहा था मैं बता सकता हूँ वो जितना पीछे से वार करने में माहिर है उतना वो डायरेक्ट कॉम्बैक्ट में नहीं है। मैं उसे नीचे गिरा सकता हूँ। यही सब सोचता हुआ जब वो अपने बगल में देखता है तो वेंजेंस वो मारा जा चुका था, लेकिन क्रेन वो अभी भी जिंदा होता है। जिसे देखता हुआ एनक्रीड सोचता है मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता, भले ही वो डायरेक्ट कॉम्बैक्ट में अच्छा ना हो, लेकिन वो अभी भी हाईली ट्रेंड असासिन है। इतने में ही वो बंदा अपने डैगर को एनक्रीड की ओर फेंकते हुए हमला करता है तो एनक्रीड उसके हमले से बाल बाल बचाता। दूसरी तरफ टेंट के पर्दे को फाड़ कर जब कोई आने की कोशिश करने लगता है तो हमें पता चलता है यह एल्फ कमांडर थे। जिसे देख एनक्रीड असासिन को छोड़ उस पर हमला करते हुए सोचता है अगर पहले मैंने इसे नहीं मारा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। वहीं इधर हम इस असासिन को देखते हैं। वो अचानक ही किसी दूसरे पर्सन को वहां पर देख अपने कई सारे निडल से उन लोगों पर हमला करता है और उन सभी को ही एक ही बार में मारने की कोशिश करने लगता है। जिसे देख एनक्रीड भी चौंक चुका था, क्योंकि क्रेन अब वो मरने वाला था और एनक्रीड इतने कम समय में उसके पास नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था अपने स्वॉर्ड को इतने कम समय में मोड़ना। लेकिन दूसरी तरफ हम एल्फ कमांडर को देखते हैं। वो तो एनक्रीड के हमले को हल्का सा भी भाव दिए बिना अपनी जगह से आगे बढ़ती है और अपने होडी की सहायता से उन लोगों की तरफ जितने भी पॉइजन निडल आ रहे थे उन सभी को ही एक ही बार में रोक दिया था। जिसे देखता हुआ एनक्रीड अपने मन में कहता है मुझे लगा था वो भी उस असासिन के साथ है और वो तो हमें बचाने की कोशिश कर रही है। क्या ही बकवास है, चलो अभी के लिए इस पर ध्यान नहीं देते, अभी मेरा मौका है। ये सब सोचने के बाद वो बेहद ही ज्यादा स्पीड के साथ उस असासिन की ओर बढ़ता है। जिसे देख वो असासिन पहले तो घबराता है पर तुरंत ही अपने डैगर को एनक्रीड के सामने लाते हुए उसके डैगर को दूर करता है और एक मौके को पाते ही उन लोगों को गालियां देते हुए देखते ही देखते उन लोगों की नजरों से गायब हो जाता है। मतलब कि वो उन लोगों को चकमा देकर भाग चुका था। जिसे देख क्रेन कहता है वो शायद मेरे पीछे था। एनक्रीड बताता है हाँ मैं जानता हूँ। जो सुन क्रेन बोलता है क्या
पर कैसे? तो एनक्रीड बताता है आखिर कौन है मेरे और वेंजेंस के जैसे निचले दर्जे के सैनिक को मारने के लिए एक असासिन को भेजेगा? जिस पर वो एल्फ बोलती है तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा तेज हो। जिस पर एनक्रीड उसकी तरफ काफी ज्यादा तीखी नजर से देखते हुए सोचता है हम केवल अभी के लिए एलाई थे, हालांकि अभी मैं उसे गेट आउट बोलता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा हो जाएगा। ये देखते हुए कि फिलहाल के लिए सबूतों को खत्म करना कितना जरूरी है। मतलब कि अगर अभी एनक्रीड ने कुछ भी गलत बोला तो वो लोग सबूत को मिटाने के लिए उसे भी मार सकता है। खैर यही सारी बातों को सोचता हुआ वो उन लोगों की ओर देख ही रहा था, तभी क्रेन आगे बढ़ उस एल्फ से कहता है मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, मैं नहीं चाहता कि आज रात कोई भी मरे। मतलब कि वो एनक्रीड को बचा रहा होता है। अगर उसने रिक्वेस्ट नहीं की होती तो शायद वो एल्फ एनक्रीड को मार देता। वह एल्फ क्रेन की बातों को सुनने के बाद उसके सामने झुकते हुए कहती है जैसा आप चाहें सर। तो क्रेन वो बोलता है उस वेंजेंस लेफ्टिनेंट के साथ वो अभी भी नहीं मरा है, सही कहा ना? जो सुन वो एल्फ उसकी तरफ देखते हुए कहती है मेरे पास एंटीडोट है, वो जिंदा बच जाएगा। जो सुनता हुआ एनक्रीड उस एल्फ को देखते हुए सोचता है लगता है वो मेडिकल हर्ब्स के साथ बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है। दूसरी तरफ क्रेन सिचुएशन के बारे में चिंता करते हुए बताता है हमें यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ पर असासिन आया था तो चीजें काफी जटिल हो जाएगी। जो सुन एनक्रीड उसके पास आकर बोलता है तो तुम सबूतों को मिटाना चाहते हो? यह तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इतना बोलते हुए वो जलते हुए मोमबत्ती की ओर देखता है, जिसके साथ ही हम अगले सीन में देखते हैं उस पूरे टेंट में आग लग चुकी थी और सभी सैनिक चिल्ला रहे थे जल्दी से आगे बढ़ो और आग को बुझाओ। यहाँ पर केवल 2 बचे हैं। हम देखते हैं वेंजेंस और एनक्रीड ही केवल उस टेंट से बाहर निकले होते हैं और एनक्रीड वो सोच रहा था उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों ने सबूतों का अच्छी तरह से ख्याल रखा होगा और असासिन के आने के सभी ट्रेसों को मिटा दिया होगा। दूसरी तरफ क्रेन मरने का नाटक करके एल्फ के साथ जा रहा होता है तो एल्फ बताती है अगर कॉर्पोरल ने थोड़े समय के लिए उस असासिन को नहीं रोका होता तो आप मारे जाते। क्या यही कारण था कि आपने उसके लिए अपने इरादे को बदला? एनक्रीड बताता है हाँ वह एक दिलचस्प साथी है, सही कहा ना? जो सुनता हुआ वो एल्फ उसकी तरफ देखते हुए कुछ भी नहीं बोलते। वह क्रेन वो सोच रहा था अभी तक मैंने हमेशा केवल भागने की कोशिश की है, लेकिन वो हम देखते हैं वो एनक्रीड के नाकामयाब नाइट बनने की सपने को याद कर रहा था और फिर एक स्माइल के साथ कहता है लेकिन तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। यानी उम्मीद है एक दिन दोबारा मुलाकात होगी हमारी अपनी जगह पर। दूसरी तरफ हम अंडरवर्ल्ड में ग्रिम रीपर के इस हथियार को देखते हैं जो कि जैसे ही अपनी जगह से गायब होता है वैसे ही उसकी जगह पर हम देखते हैं एनक्रीड अपीयर हो चुका था और उसके सामने था बोट पर बैठा हुआ ग्रिम रीपर जो कि उसकी दोबारा सफलता को देख कहता है हमारी मुलाकात जल्द ही फिर से होगी। जिस पर एनक्रीड भी वहां से जाते हुए कहता है मुझे भी इसका इंतजार रहेगा। इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं नया सूरज उग चुका था, यानी कि अगला दिन आ चुका होता है जहाँ पर कि आसमान के नीचे एनक्रीड अपने सामान को बांधते हुए सोच रहा होता है मैं अब लगभग सारी चीजों को सुन सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उस एल्फ को आते हुए नहीं सुना। मुझे अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा मजबूती से करना होगा। सौभाग्य से मैं घायल नहीं हुआ हूँ, अब मैं तुरंत ड्यूटी पर लौट सकता हूँ। ये सब सोचता हुआ वो जा ही रहा था तभी एक आवाज आती है तुमने मुझे आग से बचाया, आखिर क्यों? हम देखते हैं ये वेंजेंस था। उसे इस तरह देख एनक्रीड अपने मन में कहता है क्या वह उसे बचाने के लिए अब मुझसे लड़ने वाला है? आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? इतना सोचने के बाद वो वहां से जाते हुए वेंजेंस से कहता है क्योंकि हम साथी हैं सर, क्या आपके जवाब के लिए ये काफी है? जो सुन वेंजेंस अपने नजरों को साइड में करते हुए कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतनी परेशानी को खड़ा किया फिर भी तुम वाकई में भोले मूर्ख हो। वैसे क्या तुम अपने स्क्वाड में वापस जा रहे हो? एनक्रीड बताता है हाँ सर। जो सुन वेंजन कहता है तब तो ये बहुत ही ज्यादा खराब टाइमिंग है, कैंप में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। जिस पर एनक्रीड उससे पूछता है आपके बोलने का क्या मतलब है? तो वेंजन बताता है जिस तरह की मैंने अफवाहें सुनी उसके हिसाब से कैंप स्थापित हो चुका है। हम देखते हैं कैंप के अंदर ये अजीब सा बंदा काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है तुमने क्या कहा बड़े से भालू? न बोलते हुए जब वो रैम को धक्का देता है तो रैम हम देखते हैं वो एक क्रीपी स्माइल
को देता हुआ उस बंदे को सीधे हवा के बीच उठा लिया था, जिसे देख दूसरे स्क्वाड के बंदे वहां से भागते हुए कहते हैं जल्दी से सभी भागो, पागल स्क्वाड फिर से लड़ाई शुरू कर दिया है। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता है तुम लोगों का स्क्वाड लीडर कहाँ पर है? या तुम जानवर हो, बिना उसके अपनी लड़ाई को बंद नहीं कर सकते? और रैम उन लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए उस सालसी बंदे को काफी ज्यादा जोरों से जमीन पर पटक दिया था, जिसे देखता हुआ कोई कहता है वह तो हमारा ब्रेक है। तो दूसरा कोई बंदा उसे रोकते हुए बोलता है उनके करीब जाने की हिम्मत भी मत करना, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। हम देखते हैं रैम और वो बंदा बुरी तरह से एक दूसरे को लात घुसे मार रहे होते हैं। अंत में रैम अपने कुल्हाड़ी को बाहर निकालते हुए कहता है आज मैं अपने कुल्हाड़ी से तुम्हारे सर को अपनी दीवार पर सजाऊंगा। उसे इस तरह देख बाकी के बंदे बोलते हैं उन्होंने अपने हथियारों को बाहर निकाल लिया है, सभी लोग अपने कैंप को छोड़ो और यहाँ से भागो। वहीं रैम के सामने खड़ा अजीब सा बंदा कहता है और ध्यान रखना इससे पहले कि मैं ही ना तुम्हारे दो टुकड़े कर दूं। उन लोगों के इस तरह देख दूसरे स्क्वाड के बंदे कहते हैं आखिरकार पागल स्क्वाड के दूसरे बंदे कहाँ पर चले गए हैं? या वे लोग इन्हें रोक नहीं सकते? उस पूरे जगह पर इस तरह के हबड़ा दबड़ी को देख टैनक्रेड अपने मन में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि शराब इस तरह का होगा। वाकई में मेरा स्क्वाड वो शराफित है। ये सब सोचने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है अब बस बहुत हुआ, ये सारी तबाहियों को रोको। उसे इस तरह वहाँ पर देख उसके बंदे कहते हैं कॉर्पोरल आप वापस आ गए। वहीं दूसरा बंदा कहता है तो तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे लगा तुम इतने समय से आए नहीं तो मर चुके होंगे। तो एनक्रीड वो कहता है मैं लड़ाई से भले ही मरूं या फिर ना मरूं, लेकिन तुम लोगों की इस तरह की बेवकूफियों से मैं एक दिन निश्चित रूप से मारा जाऊंगा। बस कितना बोलते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म होती है और आगे यह देखना काफी मजेदार होगा कि अब आखिरकार कौन सी दीवार एनक्रीड के सामने आने वाली है। निश्चित रूप से आगे आने वाली दीवार बेहद ही ज्यादा मजबूत होने वाली है। देखते हैं आगे आने वाला दुश्मन कितना पावरफुल होता है। और उससे पहले अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके नए एपिसोड को जल्दी लाऊं तो कमेंट करो और अपने इंटरेस्ट को दिखाओ जितना ज्यादा हो सके उतना।